प्रैक्टिकल बेस्ड क्वेश्चन को लेकर के आज हम लोग सेशन में आए हुए हैं। और क्वेश्चन आपका 51 जो है कुछ इस तरीके का है कि एक यहाँ पे आपको दिया गया है कि आप जानते हो कि जो मोर रिएक्टिव एलिमेंट होते हैं वह लेस रिएक्टिव एलिमेंट को उसके एक्वस सोल्यूशन से डिस्प्लेस कर देते हैं। जो मोर रिएक्टिव एलिमेंट होते हैं वह लेस रिएक्टिव एलिमेंट को उनके एक्वा सोल्यूशन से डिस्प्लेस कर देते हैं। और ऐसा आपको सेट बताना है जो आपका ये दिया गया है इस चार्ट पेपर में, उस सेट को बताना है जो कि आपका करेक्ट जो पॉसिबिलिटी को रिप्रेजेंट करता हो। तो अगर मैं देखूं एल्युमिनियम, तो एल्युमिनियम जो होगा वह क्या डिस्प्लेस कर देगा एल्युमिनियम को फ्रॉम इट्स एल्युमिनियम सल्फेट सोल्यूशन। एल्युमिनियम जो होगा वह एल्युमिनियम सल्फेट को डिस्प्लेस नहीं करेगा। एल्युमिनियम को डिस्प्लेस नहीं करेगा क्योंकि दोनों की रिएक्टिविटी क्या है, सेम है। तो ये बात सही है यहाँ पे, है ना। अच्छा हुआ कि यहाँ पे डिस्प्लेस दिखाया गया है, क्रॉस दिखा के मतलब डिस्प्लेस नहीं होगा। एल्युमिनियम कॉपर सल्फेट को कर देगा डिस्प्लेस, मतलब एल्युमिनियम जो होगा वह कॉपर सल्फेट को कॉपर को डिस्प्लेस कर देगा फ्रॉम द कॉपर सल्फेट सोल्यूशन एल्युमिनियम, क्योंकि एल्युमिनियम की जो रिएक्टिविटी है वो कॉपर से ज्यादा है। तो ये बात सही है। एल्युमिनियम फेरस सल्फेट से फेरस को अलग कर देगा। हाँ बिल्कुल कर देगा। फिर एल्युमिनियम फेरस सल्फेट से आयरन को क्या कर देगा, डिस्प्लेस कर देगा, क्योंकि एल्युमिनियम इज मोर रिएक्टिव इन कंपेयर टू आयरन। यहाँ पे एल्युमिनियम भगा देगा आयरन को, और आयरन को भगा के क्या बनाएगा, Al2SO4 होल थ्राइस, और आयरन आपका अलग हो जाएगा। तो ये भी बात सही है। हाँ, यहाँ पे एल्युमिनियम ने गलती कर दिया कि एल्युमिनियम को यहाँ पे दिखा दिया कि एल्युमिनियम जो होगा वह जिंक सल्फेट को जिंक सल्फेट के सोल्यूशन से जिंक को अलग कर देगा, डिस्प्लेस कर देगा, जबकि जिंक जो होता है ना ना, गलत क्यों है, सही तो है। अगर आप देखोगे जिंक कम रिएक्टिव है ना, जिंक इज लेस रिएक्टिव। जिंक जो है वह कम रिएक्टिव है इन कंपेयर टू अल्मुनियम। तो अल्मुनियम तो डिस्प्लेस कर देगा जिंक को उसके सोल्यूशन से। यानी ए ऑप्शन, ए वाला जो है वो सही है ना। यहाँ पे दिखा दिया कि कॉपर डिस्प्लेस कर देगा अल्मुनियम को, जो कि गलत है। आयरन डिस्प्लेस कर देगा अल्मुनियम को, आयरन डिस्प्लेस कर देगा अल्मुनियम को। अल्मुनियम तो ज्यादा रिएक्टिव है इन कम्पेयर टू आयरन, तो ये तो गलत है, यहाँ पर भी गलत है, ये पे भी गलत होना चाहिए था। और जिंक जो है अल्मुनियम सल्फेट को नहीं डिस्प्लेस कर पाएगा। बात तो सही है, क्योंकि जिंक इज लेस रिएक्टिव इन कम्पेयर टू अल्मुनियम। हाँ, अगर आप देखोगे जिंक जो होगा कॉपर सल्फेट को भी डिस्प्लेस कर देगा, जिंक जो होगा फेरस सल्फेट को डिस्प्लेस नहीं कर पा रहा है। जो जिंक है वह आयरन को डिस्प्लेस नहीं कर पा रहा है। तो जिंक की जो रिएक्टिविटी, हाँ जिंक जो है वह मोर रिएक्टिव है, तब तो डिस्प्लेस कर देगा ना आयरन को। यहाँ पे सही होना चाहिए था। तो आपका करेक्ट ऑप्शन होगा जो सारा आपका मैच कर रहा है, दैट इज ए। फिर ए पीस ऑफ ग्रेजुलेटेड जिंक वाज ड्रॉप वाइज इनटू कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन। जिंक का ग्रेनुलेट पीस ऑफ ग्रेनुलेटेड मतलब जिंक का जो छीलन है, ग्रेनुलेटेड जिंक को हम लोग क्या किए हैं, इसको हम लोग देखो एक टेस्ट ट्यूब है, इस टेस्ट ट्यूब में क्या रखा गया है आपका जिंक पीस ऑफ ग्रेनुलेटेड 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 जिंक यहाँ पे रखा गया है इस बीकर में। तो इसमें हम ड्रॉप वाइज क्या करते हैं, कॉपर सल्फेट के सोल्यूशन को ऐड कर रहे हैं। तो कुछ समय बाद क्या दिखाई पड़ेगा भाई, द कलर ऑफ सोल्यूशन चेंज फ्रॉम। तो देखेंगे कि हम लोग जो जिंक होगा वो क्या करेगा, कॉपर सल्फेट के सोल्यूशन से कॉपर को डिस्प्लेस कर देगा, क्योंकि जिंक इज मोर रिएक्टिव। जिंक भगा देगा आयरन को, कॉपर को, क्योंकि कॉपर लेस रिएक्टिव है इन कंपेयर टू जिंक। तो क्या बना लेगा, जिंक सल्फेट और प्लस कॉपर आपका अलग हो जाएगा। तो इस तरीके से आपका जो जी कॉपर सल्फेट होता है वह ब्लू कलर का होता है, और जिंक सल्फेट जो होता है कलरलेस होता है। यानी आपका जो सोल्यूशन होगा वह ब्लू ब्लू से कलरलेस होने लगेगा। तो यहाँ पे ऑप्शन बी सही है। अगला क्वेश्चन है आपका, चार स्टूडेंट है भाई, चार स्टूडेंट है, उन्होंने क्या किया है,
चार स्टूडेंट है। उन्होंने किया क्या है कि ए स्टूडेंट टेक, नहीं, ए स्टूडेंट टेक कॉपर एल्युमिनियम आयरन और जिंक स्ट्रिप। एक स्टूडेंट है, उसने क्या किया, कॉपर एल्युमिनियम आयरन और जिंक का स्ट्रिप लिया और उसे क्या किया, सेपरेटली इनटू फोर टेस्ट ट्यूब लेवल। चार टेस्ट ट्यूब हैं, ए टेस्ट ट्यूब, ए टेस्ट ट्यूब सेकेंड, टेस्ट ट्यूब थर्ड, और ये टेस्ट ट्यूब आपका फोर्थ। इन चारों में इसमें रख दिया कॉपर, इसमें कॉपर की स्ट्रिप लिया, इसमें एल्युमिनियम का लिया, इसमें आयरन का लिया और इसमें जिंक का लिया। ये आपका जिंक है, ये आपका आयरन है, ये एल्युमिनियम है, और इसमें आपका कॉपर लिया है इन टेस्ट ट्यूब में, है ना। इन चारों टेस्ट ट्यूब में अलग अलग उसने अलग अलग मेटल रख दिया है। फिर उसने क्या किया कि 10 ml फ्रेशली प्रिपेयर्ड फेरस सल्फेट सोल्यूशन, इन चारों टेस्ट ट्यूब में अलग अलग करके फ्रेशली प्रिपेयर्ड फेरस सल्फेट के सोल्यूशन को ऐड किया, 10 ml, है ना। 10 ml फेरस सल्फेट के सोल्यूशन को चारों टेस्ट ट्यूब में ऐड किया। तो किस केस में क्या होगा आपका, फेरस सल्फेट सोल्यूशन टू ईच टेस्ट ट्यूब एंड ऑब्जर्व दिस कलर ऑफ मेटल रेजिड्यू इन ईच केस। प्रत्येक केस में आपका जो मेटल रेजिड्यू होगा उसका कलर क्या होगा। यहाँ पे देखो आपका क्या था, कॉपर था, दूसरे वाले में एल्युमिनियम था, तीसरे वाले में अगर आप देखोगे तो आयरन था, और चौथे वाले में आपका जिंक था। तो अगर आप देखोगे जो कॉपर होगा, है ना, ये जो कॉपर होगा, कॉपर इसमें ऐड क्या कर रहा हो, फेरस सल्फेट। ये आपका जो टेस्ट ट्यूब फर्स्ट था, ये टेस्ट ट्यूब जो सेकंड था, ये टेस्ट ट्यूब जो थर्ड था आपका, ये टेस्ट ट्यूब आपका फोर्थ था। तो फर्स्ट वाले केस में अगर देखोगे तो इसमें क्या रखा गया था, कॉपर, और ऊपर से आप क्या किए हो, फेरस सल्फेट का एक्वस सोल्यूशन आपने ऐड किया है। तो क्या कॉपर आयरन को डिस्प्लेस कर पाएगा, नहीं। अगर नहीं डिस्प्लेस कर पाएगा कॉपर आयरन को उसके एक्वस सोल्यूशन से, तो यहाँ पे नो रिएक्शन, रिएक्शन नहीं होगा, और रिएक्शन नहीं जब होगा तो नो चेंजिंग, कोई आपका यहाँ पे चेंजिंग आपको दिखाई नहीं पड़ेगा, है ना। अच्छा, चलो। बाकी दूसरे वाले में क्या होगा, फर्स्ट वाले में तो कुछ भी नहीं होगा। सेकंड वाले केस में आपका एल्युमिनियम रखा गया था और एल्युमिनियम इसमें ऐड किया जा रहा है फेरस सल्फेट। तो चूंकि एल्युमिनियम इज मोर रिएक्टिव, एल्युमिनियम इज मोर रिएक्टिव इन कंपेयर टू आयरन, तो एल्युमिनियम क्या कर देगा, डिस्प्लेस कर देगा आयरन को। क्या बनेगा यहाँ पे, एल्युमिनियम सल्फेट इंटू आयरन आपका अलग हो जाएगा। तो ये जो आयरन होगा आपका, यहाँ पे से तो आयरन आपका डिस्प्लेस हो गया, और फेरस सल्फेट का जो कलर था वो कैसा था, ग्रीन कलर का, है ना। तो आपका ये जो यहाँ पे देखो, एल्युमिनियम सल्फेट तो वाटर में डिजोल्व हो जाएगा, है ना। और ये जो होगा एल्युमिनियम सल्फेट वो कलरलेस होता है, क्या होता है, कलरलेस होता है। ये जो आपका मेटल बन रहा है, दैट इज मेटल रेजिड्यू, है ना। ये जो मेटल रेजिड्यू है इसका देखोगे तो, सेकंड वाले जो टेस्ट ट्यूब था, टेस्ट सेकंड वाले टेस्ट ट्यूब में क्या था आपका, सेकंड वाले टेस्ट ट्यूब में था आपका एल्युमिनियम। और सेकंड वाला केस देखोगे तो सेकंड वाले केस में आपका एल्युमिनियम रखा गया था, एल्युमिनियम में आप क्या ऐड कर रहे थे, सल्फेट का सोल्यूशन। क्योंकि एल्युमिनियम मोर रिएक्टिव है इन कंपेयर टू आयरन, तो एल्युमिनियम भगा देगा यहाँ से आपका, और ये जो आयरन होगा वह डिस्प्लेस हो जाएगा, और यहाँ पे आयरन आपका अलग हो जाएगा, आयरन, है ना। और ये जो आपका आयरन आपका यहाँ पे रिड्यूस हो रहा है ना, यहाँ पे जो एल्युमिनियम बन रहा है, सही, आयरन, वह आयरन क्या हो जाएगा, इस एल्युमिनियम के सरफेस के ऊपर डिपॉजिट हो जाएगा। क्या हो जाएगा, डिपॉजिट हो जाएगा। यानी सेकंड वाले केस में आपका क्या होगा, रिएक्शन होगा, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होगा, और बनेगा आपका आयरन, और जो आयरन होगा वह डिपॉजिट हो जाएगा एल्युमिनियम के सरफेस के ऊपर। और यहाँ पे देखोगे थर्ड वाले केस में तो आयरन जो होगा वह फेरस सल्फेट को आयरन
क्योंकि आयरन, यहाँ पर भी आयरन, यहाँ पर भी आयरन है, तो दोनों केस में आपका आयरन ही है। चाहे इसका जो साल्ट है वो भी आयरन का है और जो मेटल है वो भी आयरन का, तो यहाँ पे नो रिएक्शन, अब रिएक्शन नहीं होगा, क्योंकि दोनों यहाँ पे सेम रिएक्टिविटी है, इस वाले आयरन की और इस वाले आयरन की, दोनों की रिएक्टिविटी सेम है, तो नो रिएक्शन होगा, रिएक्शन नहीं होगा, कोई डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन नहीं होगा, कोई रेजिड्यू नहीं बनेगा। यहाँ पे जो जिंक होगा, आप जिंक क्या कर रहे हो, जिंक के इस वाले केस में, चौथे वाले टेस्ट ट्यूब में आपका रखा गया था जिंक, और जिंक में आप क्या ऐड कर रहे हो, फेरस सल्फेट, है ना। देखोगे जिंक जो है मोर रिएक्टिव है, किसे कंपेयर में, आयरन के कंपेयर में। तो एल्यूमिन जिंक क्या करेगा, यहाँ से आयरन को डिस्प्लेस कर देगा और बना लेगा जिंक सल्फेट प्लस आयरन, है ना। ये जो आप आयरन आपका अलग हो जाएगा, ये जो आयरन होगा ये डिपॉजिट हो जाएगा इस जिंक मेटल के ऊपर, तो इस वाले केस में भी कुछ नहीं हुआ, इस वाले केस में भी कुछ नहीं हुआ, सेकेंड एंड फोर्थ वाले में केस में आपका डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हो रहा है, यानी मेटल आपका अलग हो रहा है ना। मेटल क्या हो रहा है, अलग हो रहा है, मेटल रिड्यूस हो रहा है। तो इस वाले सेकेंड और फोर्थ वाले केस में आपका ब्लैक रेजिड्यू बनेगा, सेकेंड एंड फोर्थ वाले केस में। तो ऑप्शन आपका डी सही है। अगला है आपका क्वेश्चन। अगला है आपका, चार स्टूडेंट हैं, चारों स्टूडेंट ने क्या किया है, चार स्टूडेंट कौन कौन से, ए बी सी डी, ऑब्जर्व द कलर एंड सॉल्बिलिटी ऑफ आयरन सल्फर एंड आयरन सल्फाइड इन द कार्बन डाइसल्फाइड, pick the mark represent soluble and cross mark represent the insoluble in carbon disulfide, their observation are tabulated below। चार स्टूडेंट है, चारों स्टूडेंट ने क्या किया है, देखो चार स्टूडेंट, एक का नाम है ए, एक का नाम बी दिया गया, एक का नाम सी दिया गया है, और चौथे वाले का नाम दिया गया डी। इन चार स्टूडेंट क्या कर रहे हैं, ये ऑब्जर्व कर रहे हैं कलर को लेकर के और सॉल्युबिलिटी को लेकर के, आयरन के, सल्फर को और आयरन सल्फाइड के सॉल्युबिलिटी को ऑब्जर्व कर रहे हैं, उनके कलर को ऑब्जर्व कर रहे हैं इन दी कार्बन डाइसल्फाइड। तो आपको टिक करना है, कौन जो आपका सॉल्युबल होगा उसके लिए सही टिक मारना है, और जो आपका इनसॉल्युबल होगा उसके लिए क्रॉस मार्क करना है, कार्बन डाइसल्फाइड। तो यहाँ पर अगर आप देखोगे तो देखो, जो आयरन होगा, है ना, स्टूडेंट ए ने ऑब्जर्व किया कि जो आयरन था उसका कलर कैसा था, येलो था। आयरन का कलर येलो कब से हो गया, ये गलत हो गया, यानी एक ऑब्जर्वेशन ही गलत हो गया यहाँ पे, है ना। आयरन का कलर येलो कलर नहीं होता है भाई, आयरन सिल्वरी व्हाइट कलर का होता है। हाँ, यहाँ पे आपका बी देखोगे तो बी वाला जो स्टूडेंट है उसने ऑब्जर्व किया कि आयरन का जो कलर है वह सिल्वरी कलर का है, सही बात है। सल्फर ऑरेंज और फेरस सल्फाइड आपका रेडिश ब्राउन कलर का होता है। सल्फर जो है, जो सल्फर होता है वह ऑरेंज कलर का नहीं होता है, ये आपका पेल येलो कलर का होता है। तो अगर आयरन देखोगे, सॉरी आयरन, आयरन जो होता है वह आपका ग्रे कलर का होता है, ग्रे, ग्रे कलर का होता है। और जो सल्फर होता है वह पेल येलो, हल्का पीला कलर का होता है। तो ये आप बी वाले का भी गलत हो गया। सी वाले देखोगे तो आयरन का कलर उसने देखा कि ग्रे है, सल्फर का कलर उसने देखा येलो है आपका, फिर देखा वो सिल्वरी, ग्रेइश सिल्वरी सिल्वर, ये आपका सी वाले का सही लग रहा है ना। फिर इसने देखा कि आयरन जो था वह फेरस सल्फाइड में कार्बन डाई सल्फाइड में डिसॉल्व नहीं था, है ना। कार्बन डाई सल्फाइड CH2 सॉल्वेंट में, कार्बन डाई सल्फाइड सॉल्वेंट में आयरन जो था
वो डिजॉल्व नहीं था, इसलिए यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई किया गया है। सल्फर जो होगा वह डिजॉल्व हो जाएगा कार्बन डाइसल्फाइड में, यानी ये आपका सही है। यानी सी वाले का जो ऑब्जर्वेशन था वो सही था, बाकी किसी का सही नहीं है ना। जो सल्फर होगा वह तो कार्बन डाइसल्फाइड में तो डिजॉल्व हो जाएगा, कार्बन डाइसल्फाइड में सल्फर जो होगा वो डिजॉल्व हो जाएगा। डिजॉल्व होने का मतलब हो गया आपका सही टिक, क्योंकि यहाँ पे बताया गया कि अगर आपका डिजॉल्व हो जा रहा है सही टिक मारिए, अगर नहीं हो रहा है तो क्रॉस करिए। फिर आपका है क्वेश्चन नंबर 55। इसने क्या किया है इस क्वेश्चन में, जिंक ग्रेनुअल्स वर एडेड टू जिंक सल्फेट, कॉपर सल्फेट एंड एल्युमिनियम सल्फेट एंड आयरन सल्फेट सॉल्यूशन एज सोन बिलो, you would observe the deposition of metal on zinc in beaker। यहाँ पे क्या बोला जा रहा है, यहाँ पे बोला जा रहा है कि जो जिंक के ग्रेनुअल्स थे उनको ऐड किया गया जिंक सल्फेट के सोल्यूशन में, है ना। जिंक के ग्रेनुअल्स को ऐड किया गया है जिंक सल्फेट के सोल्यूशन में। एक जिंक का ग्रेनुअल्स है, इसको ऐड किया गया है कहाँ पे, जिंक सल्फेट के सोल्यूशन में, है ना। थोड़ा सा ऊपर मैं करता हूँ इसे। तो आपका जो फर्स्ट बीकर था, इस फर्स्ट बीकर में आपका जिंक ग्रेनुअल्स ऐड किया गया है जिंक सल्फेट के सोल्यूशन में। तो क्योंकि जो जिंक होगा वह जिंक सल्फेट को डिस्प्लेस नहीं करेगा, क्योंकि दोनों सेम है, यहाँ पर भी जिंक यहाँ पर भी जिंक, दोनों की रिएक्टिविटी क्या है, सेम है। रिएक्टिविटी सेम होगी तो ये जिंक इस जिंक को थोड़ी डिस्प्लेस करेगा। और कर भी दिया तो क्या फायदा है, फिर से वापस से जिंक सल्फेट ही बनेगा, कोई भी आपको नेट चेंजिंग नजर नहीं आएगा, है ना। तो यहाँ पे तो कुछ नहीं होने वाला है। कह रहा है यू वुड ऑब्जर्व द डिपोजिशन ऑफ मेटल ऑन जिंक बीकर, है ना। फिर अगला है आपका कि यहाँ पे जब आप सेकंड बीकर में जिंक ऐड करोगे कॉपर सल्फेट के को सोल्यूशन में, तो जो जिंक होगा वो तो आप जानते हो कि कॉपर सल्फेट के सोल्यूशन से जिंक जो होगा कॉपर को अलग कर देगा, क्योंकि जिंक इज मोर रिएक्टिव। क्या बनेगा, जिंक सल्फेट और प्लस कॉपर। ये जो कॉपर आपको अलग हो रहा है प्रिसिपिटेट के रूप में, जो मेटल आपका फॉर्म हो रहा है ना, जो रिड्यूस हो रहा है कॉपर, वो आपका यहाँ पे डिपॉजिट होगा सोल्यूशन के अंदर। ये जो कहाँ पे डिपॉजिट होगा, तो इस जिंक ग्रेनुअल्स के ऊपर आपका जो कॉपर बना हुआ है क्या हो जाएगा, डिपॉजिट हो जाएगा। और कॉपर का जो कलर होता है तुमको पता ही है क्या होता है, रेडिश ब्राउन कलर का होता है। यानी रेडिश ब्राउन कलर का जिंक सरफेस के ऊपर एक रेडिश ब्राउन कलर का मेटल आपका डिपॉजिट हो जाएगा। तो ए आपका सेकंड वाला तो आपका होगा, इस हिसाब से डिपॉजिट होगा जी, डिपॉजिट ऑफ मेटल ऑन जिंक बीकर में का मेटल डिपॉजिट होगा जिंक के सरफेस के ऊपर, क्योंकि सेकंड वाले में डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हो रहा है। हाँ, यहाँ पे सी वाले में देखोगे तो जो जिंक होगा क्या वो एल्युमिनियम को एल्युमिनियम सल्फेट के सोल्यूशन से डिस्प्लेस कर पाएगा। तो जो एल्युमिनियम होता है, अगर आप देखोगे तो एल्युमिनियम इज मोर रिएक्टिव। एल्युमिनियम मोर रिएक्टिव होने की वजह से जिंक जो होगा इसको डिस्प्लेस नहीं कर पाएगा, नो रिएक्शन। और ये कोई रिएक्शन नहीं होगा तो जिंक के ऊपर कोई भी मेटल आपका डिपॉजिट नहीं होगा। चौथे वाले केस में देखोगे तो जो जिंक होता है वह फेरस को आयरन को अलग कर देगा उसके फेरस सल्फेट के सोल्यूशन से। तो अगर यहाँ पे डिस्प्लेस कर देगा जिंक, क्योंकि ज्यादा रिएक्टिव है, तो यहाँ पे बनेगा आपका जिंक सल्फेट और प्लस आपका आयरन अलग होगा। यही जो आयरन अलग होगा प्रिसिपिटेट के फॉर्म में यहाँ पे नीचे बैठेगा बीकर के अंदर, वहां पे जिंक के अब नीचे आएगा ये आपका, नीचे बैठेगा कौन, आयरन, है ना। आयरन डिपॉजिट हो रहा है आपका, अलग हो रहा है, मेटल बन रहा है, मेटल भारी होते हैं तो नीचे आएगा, तो नीचे आएगा तो इस जिंक के ऊपर एक आपका आयरन की कोटिंग चढ़ जाएगी। तो यानी आपका इस वाले में भी होगा, यानी सेकेंड एंड फोर्थ वाले में क्या होगा, आपका मेटल डिपॉजिट होगा जिंक के ऊपर। Four strip labeled A, B, C, D along with their corresponding color are shown here. Which of which of these could be made up of lithium? तो यहाँ पे क्या है आपका, चार स्ट्रिप लिए गए हैं ना, फोर स्ट्रिप लिए गए हैं किसके, ए बी सी डी, along with their corresponding color are shown in which। ए जो है ए जो है ए ए का जो कलर है रेडिश ब्राउन कलर का है, बी का डार्क ग्रे कलर का है, सी जो है ब्लैकिश ग्रे कलर का है, और डी जो है वो सिल्वरी व्हाइट कलर का है।
पूछ क्या रहा है भाई? विच ऑफ दीज कुड बी मेड ऑफ लिथियम? कौन सा ऐसा स्ट्रिप है जो कि एल्युमिनियम से बनाया जा सकता है? तो एल्युमिनियम जो है वह किस कलर का होता है? तो रेडिश ब्राउन कलर का तो एल्युमिनियम नहीं होता है। डार्क ग्रे, ब्लैकिश ग्रे, और सिल्वरी वाइट। तो एल्युमिनियम का जो कलर होता है वह आपका सिल्वरी वाइट कलर का होता है। सिल्वरी वाइट कलर का होता है, सही है ना? एल्युमिनियम जो होता है वह सिल्वरी वाइट कलर का होता है। सिल्वरी वाइट कलर का होता है। जैसे जिस कलर का सिल्वर होता है उसी कलर का आपका एल्युमिनियम भी होता है, सिल्वरी वाइट कलर। तो आपका जो डी वाला है वह बनाया जा सकता है बाई एल्युमिनियम, ये एल्युमिनियम ही है ना? तो आपका ऑप्शन सही होगा डी। पीरियोडिक टेस्ट में आपका कुछ इस तरीके के क्वेश्चन दिए गए हैं, बहुत हल्के क्वेश्चन। यहाँ पे देख लेते हैं एक बार फास्ट मोशन में। कह रहा हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन मेटल जनरली हैव दी, हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन, कितने इलेक्ट्रॉन, हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन मेटल जनरली हैव इन दियर आउटर मोस्ट शेल। मेटल जनरली, जो मेटल होते हैं वह अपने वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन रखते हैं? तो जो मेटल जनरली 1 2 या 3, है ना? इतने इलेक्ट्रॉन आपके, इनकी मेटल के वैलेंस शेल में आप देखोगे तो एक इलेक्ट्रॉन या तो दो इलेक्ट्रॉन या तो 3 इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। हालांकि ऐसा नहीं है कि इससे ज्यादा इलेक्ट्रॉन इसके वैलेंस शेल में नहीं पाया जाएगा। मेटल के वैलेंस शेल में इन 1 2 3 इनसे ज्यादा ही आपका मेटल नहीं पाया जाएगा, पाया जा सकता है। जैसे अगर आप देखोगे आयरन, तो आयरन के वैलेंस शेल में आपका 8 इलेक्ट्रॉन होता है ना? तो वैसे जनरली आप यहाँ पे बोल रहा है जनरली, है ना? तो जनरली का मतलब आपका 1 2 3 यहाँ पे रख सकते हो। मेंशन वन वेरी कॉमन यूज ऑफ मरकरी। मरकरी का कॉमन यूज क्या है? तो मरकरी जो होता है थर्मामीटर में यूज किया जाता है। इसका एक कॉमन यूज है मरकरी का, अमलगम बनाने में यूज किया जाता है। नेम द मेटल दैट इज लाइटर देन वाटर। उस मेटल का नाम लिखिए जो कि वाटर से लाइटर है, वाटर से हल्का जो मेटल है। कौन सा मेटल है आपका? तो वो मेटल जो कि वाटर से ज्यादा हल्के होते हैं, दैट इज लिथियम, सोडियम, पोटेशियम। ये सारे जो मेटल होते हैं ये वाटर से हल्के होते हैं, और इनको अगर वाटर में रखोगे, हालांकि ये तो बहुत तेजी से रिएक्शन करेंगे, विजिबली रिएक्ट करने लगेंगे, और ये वाटर पे क्या करेंगे? फ्लोट करेंगे, ये मेटल, क्योंकि ये हल्के होते हैं। और फिर आपका नेम टू एसिडिक ऑक्साइड ऑफ नॉन मेटल। दो ऐसे नॉन मेटल का नाम बताना है जिनका ऑक्साइड जो होता है, जिनका ऑक्साइड जो होता है वह आपका एसिडिक नेचर का होता है। दो नॉन मेटल, दो नॉन मेटल का नाम बताइए जो जिनका ऑक्साइड आपका एसिडिक नेचर का होता है। तो आपका सल्फर हो गया, सल्फर का जो ऑक्साइड होगा दैट इज सल्फर डाइऑक्साइड या सल्फर ट्राइऑक्साइड, ये आपके एसिडिक नेचर के होते हैं। ऐसे अगर आप देखोगे तो कार्बन, कार्बन का जो ऑक्साइड मतलब कार्बन डाइऑक्साइड जो होता है वह एसिडिक नेचर का होता है। फिर यहाँ पे हाउ डज इलेक्ट्रोपॉजिटिव कैरेक्टर ऑफ मेटल चेंज एज वी गो डाउन दी एक्टिविटी सीरीज ऑफ मेटल। इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी कैरेक्टर मेटल का कैसे चेंज होता है जब हम एक्टिविटी सीरीज में ऊपर से नीचे जाते हैं? तो ऊपर से नीचे जाने पे मेटल का जो रिएक्टिविटी होता है वह क्या होता है? डिक्रीज होता है। क्या होता है? डिक्रीज होता है। ऊपर वाले जो मेटल है वो बहुत हाई रिएक्टिव है, जैसे जैसे आप नीचे जाओगे वैसे वैसे इलेक्ट्रो पॉजिटिव कैरेक्टर का आपका घटेगा। तो कह रहा है नेम द मेटल विच डू नॉट डिस्प्ले हाइड्रोजन फ्रॉम द डाइल्यूट एसिड सोल्यूशन, दैट इज कॉपर, सिल्वर, गोल्ड। क्योंकि ये जो है मेटल वो हाइड्रोजन से नीचे हैं एक्टिविटी सीरीज में, और जो मेटल आपके हाइड्रोजन से नीचे है वो डिस्प्लेस नहीं कर पाते हाइड्रोजन को फ्रॉम दी, फ्रॉम एसिड सोल्यूशन।
एसिड सोल्यूशन से ये मेटल आपके हाइड्रोजन प्रोड्यूस नहीं करवा पाएंगे। बाई व्हाट नेम दियर कंपाउंड, by what name are the compound in which the constituent particle are ion? आयनिक कंपाउंड, आयनिक कंपाउंड के जो कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल होते हैं वह आयंस होते हैं। क्या होते हैं? आयंस। फिर नेम द प्रोसेस ऑफ एक्सट्रैक्टिंग प्योर मेटल फ्रॉम देयर ओर्स। उस प्रोसेस का नाम लिखना है जो कि हम लोग क्या करते हैं, एक्सट्रैक्टिंग प्योर मेटल। प्योर मेटल को हम लोग एक्सट्रैक्ट करने के लिए जिस प्रोसेस का यूज करते हैं, उसके ओर से, किसी ओर से मेटल को ऑब्टेन करने के लिए जिस प्रोसेस का हम लोग यूज करते हैं उसे क्या बोलते हैं? एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल। वो प्रोसेस आपका होता है एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल। और एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल में आपका स्मेल्टिंग जो है, स्मेल्टिंग, इलेक्ट्रोलाइटिक प्रोसेस, इलेक्ट्रोलाइटिक, इलेक्ट्रोलाइसिस, ये सारे प्रोसेस हम लोग मेटल को ऑब्टेन करने के लिए यूज करते हैं। फिर हाउ आर दी मॉडरेटली रिएक्टिव मेटल एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम दियर ओर्स। तो जो मॉडरेट रिएक्टिव मेटल है उनको हम लोग ऑब्टेन करने के लिए उनके ऑक्साइड से क्या करते हैं, उनसे हम लोग क्या करते हैं, जो मेटल आपके मॉडरेट रिएक्टिव हैं उनको अलग करने के लिए, उनको ऑब्टेन करने के लिए उनके ऑक्साइड से हम लोग जो यूज करते हैं प्रोसेस, उस प्रोसेस का नाम होता है स्मेल्टिंग। क्या नाम होता है? स्मेल्टिंग। स्मेल्टिंग में क्या करते हैं हम लोग, कंसंट्रेट ऑक्साइड ओर्स को हम लोग कोक और फ्लक्स के साथ में मिला करके एबव द मेल्टिंग पॉइंट हीट करते हैं, जिससे क्या होता है, आपका जो कोक होता है वह मेटल ऑक्साइड को उस मेटल में रिड्यूस कर देता है। ड्यूरिंग इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग ऑफ कॉपर, वेयर इज रिफाइनिंग कॉपर इज ऑब्टेन्ड एट कैथोड। कैथोड पे आपका जो होगा वह कॉपर डिपॉजिट होगा। रिफाइंड जो कॉपर आपको मिलेगा वो कैथोड पे मिलेगा, कैथोड पे जाके कॉपर आपका डिपॉजिट होगा। यहाँ पे फिल इन द ब्लैंक्स, फिल इन द ब्लैंक्स करना अगर मुझे है यहाँ पे, तो यहाँ पे मेटल आर कैसे है, मेटल आर द एलिमेंट। मेटल और यहाँ पे क्या भरा जाएगा, मेटल आर इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट। इलेक्ट्रोपॉजिटिव का मतलब इलेक्ट्रॉन देने वाले, है ना। इलेक्ट्रॉन डोनर भी बढ़ सकते हो, इलेक्ट्रॉन देने वाले आपके एलिमेंट को हम लोग क्या बोलते हैं? मेटल बोलते हैं। टाइटेनियम ड्यू टू इस स्पेशल एप्लीकेशन इज कंसिडर्ड एज स्ट्रेटजिक एलिमेंट। स्ट्रेटजिक एलिमेंट, स्ट्रेटजिक मेटल। टाइटेनियम को हम लोग स्ट्रेटजिक मेटल इसलिए बोलते हैं क्योंकि इसका जो एप्लीकेशन होता है वह ब्रॉड है, हल्का होता है, मजबूत होता है। इस कारण से इसके बहुत सारे आपके इक्विपमेंट बनाए जाते हैं एयरक्राफ्ट में, है ना। ऐसे बहुत जगहों पे इसका यूज किया जाता है टाइटेनियम का। जिंक ऑक्साइड एंड एल्युमिनियम ऑक्साइड आर एम्फोटेरिक ऑक्साइड। मोर इलेक्ट्रोपॉजिटिव मेटल डिस्प्लेस, मोर इलेक्ट्रोपॉजिटिव मेटल, जो मोर इलेक्ट्रोपॉजिटिव मेटल होते हैं वो डिस्प्लेस कर देते हैं हाइड्रोजन फ्रॉम एसिडिक सॉल्यूशन। मोर रिएक्टिव मेटल अपीयर नियर द टॉप ऑफ, मोर रिएक्टिव एलिमेंट, so more reactive metal appear near top of the reactivity activity series of metal। एक्टिविटी सीरीज देखोगे तो एक्टिविटी सीरीज में जो सबसे टॉप पे होते हैं वो कौन होता है? आपका मोर रिएक्टिव मेटल होते हैं। डिस्प्लेस कॉपर फ्रॉम कॉपर सेकेंड ऑक्साइड ऑन हीटिंग। कौन कॉपर को डिस्प्लेस कर देता है? कॉपर ऑक्साइड से कॉपर को कौन डिस्प्लेस कर देता है? दैट इज आपका हीटिंग करने पे। क्यूप्रिक सल्फाइड ही जो होता है आपका वो अलग कर देता है। क्यूप्रिक सल्फाइड जो होता है, क्यूप्रस सल्फाइड जो होता है वह कॉपर को अलग कर देता है कॉपर सेकेंड ऑक्साइड से। कैसे? क्योंकि अगर आप देखोगे तो जो क्यूप्रिक
आपका क्यूप्रस सल्फाइड होता है, उसको अगर आप हीट करोगे ना एयर के प्रेजेंस में, एयर के प्रेजेंस में हीट करना रोस्टिंग, तो क्या होगा, यहाँ पे बनेगा क्यूप्रस ऑक्साइड और प्लस आपका सल्फर डाइऑक्साइड। और वापिस से जो क्यूप्रस ऑक्साइड है वापिस से रिएक्ट करेगा इस क्यूप्रस सल्फाइड के साथ में, ब्रिक सल्फाइड के साथ में, और यहाँ पे कॉपर अलग हो जाएगा, और यहाँ पे जो सल्फर था वह सल्फर डाइऑक्साइड के फॉर्म में बाहर निकल जाएगा। इस तरीके से क्यूप्रस ऑक्साइड को कॉपर में कौन अलग कर रहा है, क्यूप्रस सल्फाइड। The reactive metal occur in the nature in free state, occur in nature free state। फ्री फॉर्म में कौन पाया जाता है, कॉपर। फ्री स्टेट में, नेटिव स्टेट में कौन सा रिएक्टिव मेटल पाया जाता है, दैट इज कॉपर। कॉपर एक ऐसा मेटल है जो कि नेचर में फ्री स्टेट में भी पाया जाता है और कंबाइंड स्टेट दोनों में पाया जाता है। फिर अगला है आपका अनवांटेड अर्थली मटेरियल प्रेजेंट इन ओर आर कॉल्ड गैंग। क्या कहलाते हैं, गैंग। अनवांटेड इम्प्योरिटी जो कि ओर्स में प्रेजेंट होते हैं उन्हें बोलते हैं गैंग। फ्रोथ फ्लोटेशन प्रोसेस इज यूज फॉर द कंसंट्रेशन ऑफ सल्फाइड ओर्स। फ्रोथ फ्लोटेशन मेथड जो होगा सल्फाइड ओर्स को कंसंट्रेट करने के लिए यूज किया जाता है, पर्टिकुलरली ऑफ कॉपर एंड लेड। कॉपर और लेड के जो सल्फाइड होते हैं उनको कंसंट्रेट करने के लिए हम लोग फ्रोथ फ्लोटेशन मेथड का जनरली यूज करते हैं। एन एलॉय ऑफ एल्युमिनियम इज यूज इन द बिल्डिंग एरोप्लेन, प्रेशर कुकर ईटीसी इज। एल्युमिनियम का कौन सा अलॉय है जो कि यूज किया जाता है प्रेशर कुकर बनाने में, एरोप्लेन बनाने में, सारे। तो एल्युमिनियम का एलॉय जो कि आपका एरोप्लेन, प्रेशर कुकर, इन सब में बनाने में यूज किया जाता है, दैट इज डूरालुमीन। डूरालुमीन जो होता है वह एक एलॉय होता है एल्युमिनियम का जिसका यूज हम लोग करते हैं एरोप्लेन, बिल्डिंग, प्रेशर कुकर बनाने में, डूरालुमीन। यहाँ पे बोला कि कौन सा आपका मेटल, विच ऑफ द फॉलोइंग इज मेटल, तो इसका आंसर होगा आपका ए वाला, क्योंकि इसका एटॉमिक नंबर कितना है, 3। अगर इसका एटॉमिक नंबर 3 है तो दैट इज लिथियम। एलिमेंट कौन सा होगा, लिथियम। और लिथियम क्या होता है, मेटल होता है। यहाँ पे एटॉमिक नंबर 1 बताया गया है, तो एटॉमिक नंबर 1 तो हाइड्रोजन का होता है, हाइड्रोजन नॉन आपका मेटल नहीं है। यहाँ पे एटॉमिक नंबर 9 है, ये भी आपका फ्लोरीन होगा, और फ्लोरीन नॉन मेटल नहीं है, तो आपका ऑप्शन सही होगा फर्स्ट। नेम टू मेटल, दो मेटल का नाम बताना है विच विल डिस्प्लेस हाइड्रोजन फ्रॉम डाइल्यूट एसिड। ये सब तो आसान है, हो जाएगा। सब हम एक सेकंड क्वेश्चन हम लगा चुके हैं ऑलरेडी। विच alloy हैज कॉपर निकल एंड जिंक इज कंसिस्टेंट, मेंशन इट्स चिप यूज। उस अलॉय का नाम लिखना है जिसमें कॉपर, निकल और जिंक जो होते हैं वो कंसिस्टेंट के रूप में होते हैं। कॉपर, जिंक, दैट इज ब्रास। ब्रास होता है, उसके कंस्टिट्यूएंट जो होते हैं वह, यहाँ पे बोल रहा था कि विच कॉपर, निकल एंड जिंक इज एज इट्स कंसिस्टेंट। ब्रास नहीं होगा आपका, ये एलॉय जो है वो होगा उसका नाम। हम्म, इस एलॉय का नाम है जर्मन सिल्वर। जर्मन सिल्वर। जर्मन सिल्वर जो होता है वह एक एलॉय होता है किसका, कॉपर का, निकल का, और साथ ही साथ इसमें थोड़ी मात्रा में आपका क्या रहता है, जिंक भी रहता है। और इसका अगर एप्लीकेशन देखोगे तो बर्तन बनाने में, ऑर्नामेंट बनाने में, है ना। और ये जो होता है कोरोजन के प्रति रेजिस्टेंस होता है, मतलब ये इसका जल्दी से कोरोजन नहीं होता है, तो इसीलिए इसका यूज हम लोग, और भी हम लोग इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट में बनाने में भी इसका यूज हम लोग करते हैं। नेम टू मेटल विच आर बोथ डक्टाइल एंड मलिएबल। दो मेटल आपके हैं कॉपर एंड सिल्वर।
जो मोस्ट मेलिएबल भी है, साथ ही साथ कॉपर और सिल्वर भी क्या है आपका, कॉपर और सिल्वर ये दो ऐसे मेटल हैं, गोल्ड, ये जो मोस्ट मेलिएबल है और साथ ही साथ आपका डक्टाइल भी है। नेम टू मेटल ईच विच आर मोर रिएक्टिव एंड लेस रिएक्टिव देन हाइड्रोजन। ऐसे दो मेटल का नाम लिखना है जो कि मोर रिएक्टिव है और लेस रिएक्टिव है देन हाइड्रोजन। दो मेटल जो हाइड्रोजन से ज्यादा रिएक्टिव है, दैट इज जिंक आप ले लो, आयरन ले लो, सोडियम पोटेशियम जो लेना चाहो ले सकते हो, जो ऊपर है हाइड्रोजन से। और लेस रिएक्टिव वाले आपके गोल्ड, सिल्वर, ईटीसी। आयरन को क्यों मिक्स करते हैं, वाई इज आयरन मोर यूजफुल व्हेन इट इज मिक्स विथ लिटिल कार्बन। कार्बन जो होता है, कार्बन को मिला देने पे आयरन के साथ में, तो वह ज्यादा यूजफुल क्यों हो जाता है, क्योंकि कार्बन मिलाने से आयरन में जो होता है आयरन वह हार्ड हो जाता है, बिकम हार्ड, बिकम हार्ड, कठोर हो जाता है, कठोर हो जाता है। वाइज टंगस्टन मेटल सेलेक्टेड फॉर मेकिंग द फिलामेंट ऑफ इनकैंडेसेंट लैंप और बल्ब, क्योंकि जो टंगस्टन होता है, टंगस्टन मेटल, मेटल का मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है, हाई होता है। मेल्टिंग पॉइंट हाई होने की वजह से इसका यूज किया जाता है बल्ब के फिलामेंट बनाने में, तो कि जल्दी पिघलेगा नहीं, अगर टेम्परेचर हाई भी हो गया तो जल्दी पिघलेगा नहीं, है ना। फिर ड्रा दी लेवल डायग्राम फॉर दी प्रोथ फ्लोटेशन प्रोसेस, ये तो ऑलरेडी हम पढ़ चुके हैं। मिनरल्स ओर्स गैंग को डिफाइन करना है, ऑलरेडी पढ़ चुके हैं हम लोग। अगला है आपका, नेम द चीप ओर ऑफ एल्युमिनियम, राइट द फार्मूला विद द हेल्प ऑफ लेवल डायग्राम, डिस्क्राइब द मेथड for the extraction of aluminium from its ore. Why is cryolite added to the alumina prior to the extraction of aluminium? ऐसे नेम द चीप ओर ऑफ एल्युमिनियम, एल्युमिनियम का ऐसा ओर्स बताना है जो कि चीप में, मतलब अबेंडेंट मात्रा में पाया जाता है। एल्युमिनियम का आपका जो बॉक्साइड ओर्स होता है, बॉक्साइड, बॉक्साइड जो ओर होता है वह चीप मात्रा में पाया जाता है अर्थ के क्रस्ट में, और इसका फार्मूला होता है Al2O3 × 2H2O, है ना। विद दी हेल्प ऑफ लेवल डायग्राम, डायग्राम भी बनाना है, डिस्क्राइब द मेथड फॉर द एक्सट्रैक्शन ऑफ एल्युमिनियम फ्रॉम इट्स सोर। अगर मुझे एल्युमिनियम को एक्सट्रैक्ट करना हो इसके ओर से तो कौन सा मेथड का यूज करेंगे हम लोग, वाई क्रायोलाइट क्यों यूज ऐड किया जाता है एल्युमिना में, वाई क्रायोलाइट एडेड टू एल्यूमिना। एल्यूमिना जो होता है, एल्यूमिना, एल्यूमिना में हम लोग क्रायोलाइट KAlF6, है ना, K2LF6, ये जो आपका एल क्या है, क्रायोलाइट, ये क्रायोलाइट को हम लोग क्यों ऐड करते हैं, कहाँ पे, एल्यूमिना के, एल्यूमिना में, एल्यूमिना में हम लोग क्रायोलाइट इसलिए ऐड करते हैं ताकि जो एल्यूमिना है इसका मेल्टिंग पॉइंट क्या हो जाए, लो हो जाए। मेल्टिंग पॉइंट लो करने के लिए, मेल्टिंग पॉइंट लो करने के लिए एल्यूमिना में हम लोग, एल्यूमिना का मेल्टिंग पॉइंट लो करने के लिए हम लोग क्या ऐड करते हैं, क्रायोलाइट ऐड करते हैं। ये अभी आपका हो गया। फिर आपका डिस्क्राइब द डिफरेंट स्टेप इन्वॉल्व इन डिस्ट्रक्शन ऑफ आयरन फ्रॉम इट्स हेमेटाइट ओर्स, व्हाट इज द नेसेसरी केमिकल इक्वेशन इन्वॉल्व। एक हेमेटाइट से हम लोग अगर आयरन को ऑब्टेन करना चाहते हैं, हेमेटाइट का फार्मूला Fe2O3, इससे हम लोग आयरन को अगर ऑब्टेन करना चाहते हैं तो हमें नेसेसरी केमिकल इक्वेशन जो इन्वॉल्व होते हैं उसको लिखना होगा। सबसे पहले तो इसको हम लोग क्या करेंगे, इस हेमेटाइट ओर्स को सबसे पहले हम अर्थ के क्रस्ट से माइंड करके निकालेंगे, खोद के निकालेंगे, फिर हम लोग उसे इन बड़े बड़े लंप को छोटे छोटे पीसेज में ब्रेक करेंगे, फिर इसको हम पाउडर फॉर्म में चेंज करेंगे, पाउडर फॉर्म में चेंज करके फिर इसका हम लोग मैग्नेटिक सेपरेशन मेथड की हेल्प से हम लोग इसका कंसंट्रेशन करेंगे, कंसंट्रेशन करके फिर हम लोग इसका करेंगे स्मेल्टिंग। स्मेल्टिंग में क्या करेंगे, इस ओर्स को हम लोग कोक एंड आपका फ्लक्स के साथ मिक्स करके इसे हम एबव द मेल्टिंग पॉइंट हीट करेंगे, जिससे क्या होगा, ये जो आपका
हेमेटाइट ओर्स है वह चेंज हो जाएगा इनटू आयरन। यहाँ से आपका हेमेटाइट ओर्स से आयरन जो होगा वह अलग हो जाएगा आयरन के फॉर्म में, प्योर आयरन फॉर्म में। ये वाला क्वेश्चन अगर आप देखेंगे, कौन सा? ये वाला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर क्यू, क्वेश्चन नंबर क्यू, विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन इज पॉसिबल? जिंक हीटिंग जिंक ऑक्साइड पर हीट करें हम लोग विथ मैग्नीशियम या कॉपर, तो क्या ये रिएक्शन पॉसिबल होगा? अगर मैग्नीशियम आपने लिया है तब तो ये रिएक्शन आपका पॉसिबल होगा। यहाँ पे मैग्नीशियम ऑक्साइड, मैग्नीशियम चूंकि मोर रिएक्टिव है इन कम्पेयर टू जिंक, तो मैग्नीशियम भगा देगा यहाँ से जिंक को, और जो जिंक होगा वह अलग हो जाएगा, और मैग्नीशियम खुद किस में चेंज हो जाएगा? अपने ऑक्साइड में। हाँ, मैग्नीशियम होगा तो रिएक्शन होगा, कॉपर होगा फिर नहीं होगा, क्योंकि कॉपर जो होता है वह जिंक से कम रिएक्टिव होता है, फिर नो रिएक्शन। कॉपर कम रिएक्टिव होने की वजह से कॉपर जिंक को यहाँ से डिस्प्लेस नहीं कर पाएगा, भगा नहीं पाएगा यहाँ से, डिस्प्लेस नहीं कर पाएगा, तो डिस्प्लेस नहीं कर पाएगा तो कोई भी रिएक्शन नहीं होगा। तो ये रिएक्शन पॉसिबल नहीं होगा कब? जब आप कॉपर लिए होंगे, मैग्नीशियम लोगे तो फिर हो जाएगा। हीटिंग कॉपर ऑक्साइड विथ जिंक और मैग्नीशियम, अगर कॉपर सेकेंड ऑक्साइड को हम लोग हीट करें जिंक के साथ में, तो जिंक मोर रिएक्टिव होता है, इस कारण से जिंक जो होगा वह कॉपर को अलग कर देगा, और खुद क्या हो जाएगा? अपने जिंक ऑक्साइड में चेंज हो जाएगा। अब मैग्नीशियम के भी साथ अगर हम हीट करें तो भी आपका मैग्नीशियम भी ज्यादा रिएक्टिव है इन कम्पेयर टू कॉपर, मैग्नीशियम भी कॉपर को डिस्प्लेस कर देगा, तो ये रिएक्शन हो जाएगा। तो इस वाले केस में पॉसिबल होगा दोनों केस में, चाहे जिंक के साथ हीट करिए चाहे मैग्नीशियम के साथ में। इस क्वेश्चन तो हम डूरामीन, ब्रास, सोल्डर, ये सारी चीज बता ही चुके हैं।